राम राम साथियों, कैसे आप सभी। मैं निखिल कुमार स्वागत करता हूं आपका कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। इसी निरंतर अध्ययन और अध्यापन के क्रम में एक और वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं मैं। कल या एक लास्ट वीडियो में मैंने आपसे राजनीतिक सिद्धांत उदारवाद की बात की थी कि उदारवाद क्या होता है। हमने उदारवाद की विशेषताएं और एक बड़े पैमाने पर उदारवाद को समझने का प्रयास किया था कि उदारवाद क्या है। हमने देखा कि उदारवाद एक बौद्धिक बौद्धिक आंदोलन है। उदारवाद ना ही एक अवधारणा बल्कि एक जीने का तरीका भी है कि आप किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आप उदारवादी तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, रूढ़िवादी तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि ब्रिटेन को उदारवाद का घर कहा गया, लेकिन स्पेन में सबसे पहले उदारवाद शब्द का इस्तेमाल किया गया। लेकिन सबसे पहली उदारवादी सरकार ग्लैडस्टोन के लीडरशिप में ब्रिटेन में बनी थी। ब्रिटेन खुद को उदारवादी होने का दावा करता है, लेकिन सबसे बड़ा उदारवादी देश यूएसए कहता है कि मैं हूं। लेकिन दो दार्शनिक एडवर्ड ल्यूज और मार्क लीला ने उदारवाद के पतन की चर्चा भी की है 2008 के आसपास कि उदारवाद का पतन हो चुका है या होने वाला है। इसी खींचतान के बीच में मैंने आपको उदारवाद समझा दिया था। उदारवाद का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और आर्थिक परिप्रेक्ष्य हमने समझ लिया था कि उदारवाद केवल आर्थिक क्षेत्र में नहीं है कि राज्य को मना कर दिया बाजार में हस्तक्षेप करने से, केवल वही उदारवाद नहीं है। उदारवाद के कई प्रारूप है। समाज में भी उदारवाद करना पड़ेगा आपको, राजनीति में भी उदारवाद लाना पड़ेगा, आर्थिक क्षेत्र में भी उदारवाद लाना पड़ेगा, तब जाकर समग्र रूप से उदारवाद की अवधारणा पूरी होगी और आप ये कह पाएंगे कि मैं उदारवादी हूं या मेरा राज्य उदारवादी है। कल जब बता रहा था तो ये बताया था कि सर्वप्रथम ये कह रहा था मैं कि उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म। लिबरलिज्म लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है। लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है। एक बार थोड़ा सा यहां पर प्रयास करता हूं समझाने का, कल भी किया था। उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म लैटिन भाषा के एक शब्द है लिबर, उससे बना है। और लिबर शब्द का अर्थ होता है बंधनों से मुक्ति। लिबर शब्द का अपने आप में अर्थ होता है बंधनों से मुक्ति, या इसको मैं ये कह सकता हूं कि बंधनों का न होना, बंधनों से मुक्ति या बंधनों का न होना। ना यहां पर ना आ जाती है, वहां पर उसका मतलब होता है नकारात्मक। तो सबसे पहले जिस उदारवाद ने जन्म लिया उस उदारवाद का नाम था नकारात्मक उदारवाद, या इसे आप कह सकते हैं शास्त्रीय उदारवाद। नकारात्मक उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद या क्लासिकल लिबरलिज्म या शुरुआती चरण का उदारवाद, प्रारंभिक चरण का उदारवाद, ये इसका एक नाम। और कुछ आप और मेरे जैसे स्कॉलर नाम देते हैं जॉन लॉक का उदारवाद, इसको आप ये भी कह सकते हैं। इसी उदारवाद ने सर्वप्रथम जन्म लिया था। उदारवाद ने जन्म लिया था, उनको बताया कि जॉन लॉक उदारवाद का पिता है। जॉन लॉक उदारवाद का पिता है। मैंने को बताया कि सी बी मैकफर्सन ने जॉन लॉक को उदारवाद का पिता बताया है, कि सी बी मैकफर्सन ने कहा कि जॉन लॉक जो है ना भाई, वो है उदारवाद का पिता। और जॉन लॉक के बाद एक व्यक्ति आता है बेंथम। बेंथम ने उदारवाद में परिवर्तन किया, और बेंथम के बाद परिवर्तन किया है उदारवाद के अंदर जॉन रॉल्स। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जॉन रॉल्स पर। इतना बढ़िया, अच्छा और समझने वाला दार्शनिकों में से एक जॉन रॉल्स है, जहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जॉन लॉक ने क्या कहा उदारवाद के बारे में। जॉन लॉक बोला कृत्रिम राज्य होगा, सीमित शासन होगा, उत्तरदायी शासन होगा, प्राकृतिक अधिकार होंगे और नकारात्मक राज्य होगा। राज्य कैसा होगा? कृत्रिम। कृत्रिम यानी कि बनाया गया। कैसे बनेगा राज्य? राज्य बनेगा सामाजिक समझौते के द्वारा। अधिकार कैसे होंगे आपके? अधिकार होंगे प्राकृतिक अधिकार। शासन कैसा होगा? यहां पर जब आपने अधिकार दे दिए लोगों को तो शासन होगा सीमित शासन। सीमित शासन का एक नाम और होता है संवैधानिक शासन, यहां पर होगा। और इनकी सबसे बड़ी बात, कलर चेंज करके लिखता हूं मैं यहां पर, सबसे बड़ी बात, राज्य होगा नकारात्मक। नकारात्मक राज्य क्यों भाई? नकारात्मक राज्य क्यों? क्योंकि यहां पर राज्य को रोका गया है। यह कहा गया कि आप यह नहीं करोगे, आप यह नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे भाई? आप प्राकृतिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करोगे।
राज्य के यहाँ पर हाथ बांध दिए गए हैं। राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वो नहीं करेगा, क्योंकि जॉन लॉक के समय जो चार्ल्स द्वितीय राजा था उसने राजनीति में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने शुरू कर दिए थे, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो जॉन लॉक ने और जॉन लॉक के जो साथी थे, विग दल के सदस्य थे, उन्होंने क्या 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 किया, उन्होंने जॉन लॉक और जॉन लॉक के साथियों ने, देखेंगे, चार्ल्स द्वितीय को तो फांसी दे दी, यानी चार्ल्स द्वितीय मारा गया। चार्ल्स द्वितीय कहा जाता है कि होब्स इसका गुरु था, चार्ल्स द्वितीय का ट्यूटर था होब्स इसका। चार्ल्स द्वितीय मारा गया और इसके बाद चार्ल्स द्वितीय की बेटी मैरी और मैरी का पति, मैरी का पति विलियम ऑफ ऑरेंज, मैरी का पति विलियम ऑफ ऑरेंज राजा बन गए, राजा रानी बन गए। इन्होंने, ये मारा गया था 1688 की क्रांति में। 1688 की क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति और इसी क्रांति को उदारवादी क्रांति कहा जाता है, कि 1688 क्रांति उदारवादी क्रांति थी और इसी क्रांति के बाद कहा जाता है कि उदारवाद का जन्म हुआ था। और इस क्रांति में सबसे बड़ा योगदान जॉन लॉक और जॉन लॉक के गुरु कह सकते हैं किस्म से लॉर्ड एस्ले और जॉन लॉक के पिता, और कुल मिलाकर एक ही शब्द कहूं तो विग दल का था। और विग दल वो दल था जो खुद को उदारवादी कहता है कि मैं उदारवादी हूं। विलियम ऑफ ऑरेंज और मैरी राजा रानी बन गए। क्रांति के अगले ही साल 1689 में इन्होंने बिल ऑफ राइट पर हस्ताक्षर कर दिए। बिल ऑफ राइट पर हस्ताक्षर कर दिया, यानी कि लिखित में यह कह दिया कि अब से राजा या कोई भी रानी प्राकृतिक अधिकारों में या जो जन अधिकार है या जो लोगों के अधिकार उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इन्होंने खुद का कैसा शासन स्थापित कर लिया, तो उन्हें कुल मिलाकर खुद का कैसा शासन स्थापित कर लिया बच्चों, इन्होंने खुद का सीमित शासन स्थापित कर लिया, खुद का संवैधानिक शासन स्थापित कर लिया। और किसकी रक्षा करनी शुरू कर दी, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करनी शुरू कर दी। और राज्य कैसा हो गया, नकारात्मक राज्य। क्यों? क्योंकि बिल ऑफ राइट्स के दौरान उन्होंने ये कह दिया कि मैं ये नहीं करूंगा या हम ऐसा नहीं करेंगे, कुछ कर नहीं रहे, करने से मना कर रहे हैं, तो यहां पर क्या आएगा, नकारात्मकता। इसीलिए जॉन लॉक के राज्य को नकारात्मक राज्य कहा जाता है। जॉन लॉक चला गया, जॉन लॉक यहां से चला गया। जॉन लॉक के बाद आया बेंथम। बेंथम को कहा जाता है उपयोगितावाद का पिता। बेंथम को कहा जाता है उपयोगितावाद का पिता। बेंथम को उपयोगितावाद का पिता कहा जाता है। उपयोगितावाद का मतलब है कि सुख के आधार पर गणना करी जाती है, यहां पर सुख के आधार पर, कि जो अधिकतम मतलब एक इनका वो होता है, एक आदर्श वाक्य होता है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, कि क्या चीज नैतिक है, क्या चीज अनैतिक है, क्या सुख है, क्या दुख है। यानी कि अगर कोई भी चीज व्यक्ति को सुख प्रदान कर रही है, वो मान लो एक चाय का कप है, आपको पता है कि बहुत ज्यादा चाय पीना शरीर के लिए नुकसानदायक है, लेकिन बहुत ज्यादा चाय व्यक्ति को सुख प्रदान कर रही है तो चाय अच्छी है। वहां पर अगर कोई भी चीज व्यक्ति को सुख प्रदान कर रही है तो वो अच्छी है, अगर व्यक्ति को दुख प्रदान करनी है तो वो बुरी है। तो हर चीज का आधार क्या हो गया, यहाँ पर हर चीज का आधार यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता, हर चीज का आधार कर दिया जेरेमी बेंथम ने। नेट में बेंथम एक अलग से थिंकर आपके यहाँ नहीं है, लेकिन जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे वहां पर जेरेमी बेंथम अलग से थिंकर है। इसलिए यहाँ पर आपको बुक नहीं बताऊंगा बेंथम की, जब तैयारी करोगे तब बताऊंगा। बेंथम ने क्या परिवर्तन कर दिए उदारवाद के अंदर, एक बड़ा परिवर्तन करेगा बेंथम। एक तो यहां पर क्या आधारित था सिस्टम, यहां पर प्राकृतिक अधिकारों के ऊपर आधारित था सिस्टम, सारा का सारा प्राकृतिक अधिकारों के ऊपर। लेकिन यहां पर सिस्टम किसके ऊपर आधारित हो जाएगा, यहां पर सारा सिस्टम जो उपयोगितावाद पर आधारित। राज्य क्या, लोक से पूछा राज्य क्यों है, लोक से पूछा गया, लोक से पूछा गया राज्य क्यों है, किससे, लोक से पूछा गया राज्य क्यों है। लोक ने 1 मिनट में कह दिया प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए। अंतर समझ लीजिएगा एक बार, दोनों ही उदारवादी है, लोग भी उदारवादी है, बेंथम भी उदारवादी है। मतलब क्या अंतर, क्या यहां पर अंतर है। लोग से पूछा गया राज्य क्या है, राज्य क्यों है। लोग से पूछा गया राज्य क्यों है, यानी कि राज्य की क्या आवश्यकता है, क्यों है भाई राज्य,
प्राकृतिक कार्यों की रक्षा के लिए। और थोड़ा सा भी डिफाइन करूं तो इसको मैं और अधिक डिफाइन करूं थोड़ा सा, तो क्यों है राज्य? संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए। संपत्ति का अधिकारी प्राकृतिक अधिकार है किस्म से, संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए क्या चाहिए हमको? राज्य चाहिए। लेकिन अगर आप बेंथम से ये बात पूछ लोगे, अगर आप बेंथम से ये बात पूछ लोगे कि जेरेमी बेंथम क्यों है राज्य, ये कहेगा कि राज्य की उपयोगिता है, राज्य की उपयोगिता है, राज्य उपयोग है। बोला जिस दिन राज्य की उपयोगिता समाप्त हो जाएगी उस दिन राज्य भी समाप्त हो जाएगा। जिस दिन राज्य की उपयोगिता समाप्त हो जाएगी उस दिन राज्य भी समाप्त हो जाएगा। कहता है जो संस्था जितनी उपयोगी होगी समाज को उतना ही, समाज उसको उतना ही ज्यादा स्वीकार करेगा। भी समाज ने या राज्य ने, समाज ने या लोगों ने राज्य को स्वीकार क्यों किया? क्योंकि राज्य उपयोगी था, क्योंकि इसकी हमें उपयोगिता है। सीधी सी बात है, हर चीज का आधार ही क्या है? उपयोगिता। अगर यहां पर आए फिर से, यानी कि हर चीज का आधार किसे बना दिया? इसने उपयोगिता को बना दिया। अंतर क्या है फिर इसके अंदर? एक ही अंतर है, ये कहेगा उपयोगिता का एक या 10 वाक्य है जिसको आपने ध्यान रखना है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुख प्राप्त होना चाहिए। यह भी अधिकतम व्यक्ति की बात कर रहा है। अधिकतम व्यक्ति का मतलब क्या होता है? यहां पर थोड़ा सा आपको गहराई में लेकर जाता हूं आज। अधिकतम व्यक्ति का मतलब क्या होता है? अधिकतम व्यक्तियों का मतलब यहां पर यह कहा जाता है कि बहुमत। एक उदाहरण के माध्यम से समझाने प्रयास करता हूं। 1000 व्यक्ति है यहां पर, मान लीजिए 1000 व्यक्ति है। 1000 व्यक्ति में से 900 व्यक्ति 1000 व्यक्ति में से 900 व्यक्ति ये कह रहे हैं कि एक्स को मार दिया जाए, एक्स को मार दिया जाए। या एक्स को मतलब एक बार एक उदाहरण ये ले लो कि कोई भी एक फलाना कोई पशु है कि उस पशु को मार दिया जाए और हम उस पशु खाएंगे, मार दिया जाए और हम उस पशु को खाएंगे। कि कितने व्यक्ति कह रहे हैं? 900 व्यक्ति कह रहे हैं। वो उस 900 व्यक्तियों को उस पशु को खाने में आनंद आ रहा है और 100 व्यक्ति ये कह रहे हैं 1000 में से कि इस पशु को ना मारा जाए। तो जेरेमी बेंथम किसकी बात सुनेगा? जेरेमी बेंथम किसकी बात सुनेगा? इन 900 व्यक्तियों की बात सुनेगा और उस पशु को मार दिया जाएगा। यहां पर कांट इमैनुअल कांट इसकी आलोचना करता है। बोला कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में साध्य होता है, आपने किसी की सुख प्राप्ति के लिए इस पशु की बलि चढ़ा दी, जबकि यह पशु किसी को सुख देने का साधन नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में साध्य होता है। और जॉन रॉल्स का गुरु था इमैनुअल कांट। आगे देखेंगे आप। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में साध्य होता है, कौन कहता है? कांट कहता है। लेकिन बेंथम क्या कहता है? अधिकतम व्यक्ति अधिकतम सुख। यानी कि अगर मैं एक बात लिखूं यहां पर, गलत है मेरी बात सही, आप उसका उत्तर दे पाएंगे, आप सक्षम उत्तर देने में। बहुमत की तानाशाही, होब्स के बेंथम में होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। वो बहुमत की तानाशाही तो थी ही, वो बहुमत की ही तो तानाशाही थी मेरे बच्चों, कि 1000 में से 900 व्यक्ति ने कहा पशु को मार दो, तो अपनी सुख प्राप्ति के लिए पशु को मार दिया। और 100 ने कहा मत मारो, तो 100 की नहीं सुनी, क्योंकि बहुमत क्या कह रहा था कि मार देने फायदा है, तो इनको मार दिया गया। समझो या नहीं समझ रहे? कांट क्या कहता है? कांट कहता है कि अपनी कॉपी के अंदर ये चीज आपने नोट करके लिखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में साध्य है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में साध्य है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में साध्य है। वह किसी की सुख प्राप्ति का साधन नहीं हो सकता। समझे इस बात को? नहीं समझे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में साध्य होता है बच्चों। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में साध्य होता है, वो किसी भी अन्य व्यक्ति की सुख प्राप्ति का साधन नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि मुझे सुख प्राप्त हो रहा है तो मैं किसी व्यक्ति की जान ले लूं या किसी व्यक्ति का शोषण कर लूं किसी प्रकार से, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये बात मेरे को कांट कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में साध्य होता है, चाहे वो व्यक्ति ही नहीं, प्रत्येक जीव जंतु। अरे कोई छोटी मक्खी, छोटा मच्छर या कोई यहाँ पर एक पशु या कोई भी है, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में साध्य है। यहाँ पर इसको मैं एक अन्य उदाहरण से समझाऊंगा। थोड़े आगे चलकर जब हम न्याय की बात करेंगे ना, कांट यहाँ पर एथेंस का उदाहरण देगा आपको।
कांट यहाँ पर आपको एक एथेंस का उदाहरण देगा। कांट यहाँ पर आपको एक एथेंस का उदाहरण देगा कि एथेंस में किस प्रकार से कुछ लोगों ने, देखो अभी बताता हूँ क्या। एथेंस में एक बार खेल चल रहा था, जैसे वो नहीं होता WWE या स्मैकडाउन, जो भी ये फाइट आप कहते हैं वो चलते हैं खेलते हैं, जो वो ऐसे मल्ल युद्ध टाइप एक चल रहा था एथेंस में। तो दो लोग लड़ाई कर रहे थे और कुछ लोग हल्ला मचा रहे थे कि फलाना आदमी को, अरे भाई इसको मार दे, इसको मार दे, इसको मार दे। दूसरी तरफ से वो हल्ला कर रहे थे, अरे नहीं उसको मार दे, उसको मार दे, यानी कि अपने अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे थे। एक खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी को मार दिया और दूसरा खिलाड़ी जान से मारा गया, जान से मार गया, वो उधर ही पड़ा है। और बहुत सारे लोग, जो विजेता था उसको अपने कंधों पर बिठाकर ले जा रहे हैं, उसको इनाम की राशि प्राप्त हो गई। तो ऐसा क्या हुआ कि उन व्यक्तियों को सुख चाहिए था, तूने किसी अन्य व्यक्ति की जान ले ली। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने किसी व्यक्ति को अपनी सुख प्राप्ति का साधन बना लिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में साध्य होता है, ये बात कहता है कांट। और बेंथम की आलोचना करता है कांट। तो बेंथम क्या कहता है कि मैं आपको यहाँ पर कुछ और समझाना चाहता, थोड़ा सा मैं अलग, थोड़ा गहनता में चला गया, कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में साध्य है। वो तो कहता है कांट, ये कहता है अधिकतम व्यक्ति अधिकतम सुख। तो इससे क्या आ जाएगी, बहुमत की तानाशाही होगी या नहीं होगी? कि बहुमत जो, मान लो कहीं पर भी 100 लोग है, कहीं पर भी 100 लोग है, अगर 51 लोगों ने कह दिया यस ये चीज होनी चाहिए, 49 ने कह दिया नो नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज होगी। क्योंकि बहुमत क्या कह रहा है कि चीज होनी चाहिए, बहुमत कह रहा है चीज होनी चाहिए, बहुमत की तानाशाही। तो इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछ सकता है, क्या जॉन लॉक बहुमतवाद को मानता है? जॉन लॉक बहुमत की तानाशाही को तो नहीं मानता। ध्यान से सुनेंगे एक बार मेरी बातों को लिखने से पहले। जॉन लॉक बहुमत की तानाशाही को नहीं मानता, लेकिन जॉन लॉक बहुमतवाद का समर्थन करता है। जॉन लॉक बहुमतवाद का समर्थन करता है। क्यों करता है जॉन लॉक बहुमतवाद का समर्थन? जॉन लॉक क्यों करता है, जॉन लॉक बहुमतवाद का समर्थन क्यों करता है? क्योंकि जॉन लॉक संसद का समर्थन करता है, जॉन लॉक लोकतंत्र का समर्थन करता है, जॉन लॉक आवधिक चुनाव का समर्थन करता है, जॉन लॉक स्वतंत्र मीडिया का समर्थन करता है, जॉन लॉक स्वतंत्र न्यायपालिका का समर्थन करता है। संसद का आपने समर्थन कर दिया, तो संसद किसके माध्यम से काम करती है ये बताओ? बहुमत के माध्यम से। जिसके पास बहुमत होगा वो सरकार बना लेगा, जिसके पास बहुमत होगा उसका बिल पारित हो जाएगा, और जिसके पास बहुमत होगा उसके लॉ बनेंगे। आई बस में नहीं आई? तो जॉन लॉक बहुमत को मानता है नहीं मानता? आप कहेंगे सर बहुमत को तो मानता है, लेकिन बहुमत की तानाशाही के बारे में जॉन लॉक ने कुछ भी नहीं कहा। और बहुमत की तानाशाही नजर कहाँ आती है? बहुमत की तानाशाही बेंथम में आती है नजर। यहाँ पर एक छोटी सी बात और मैं समझाना चाहूंगा आपको, यहाँ पर एक छोटी सी बात, और थोड़ा सा मेरे पास जगह कम रहेगी। हाँ ये आप इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। बेंथम तो यह ही, बेंथम सकारात्मक राज्य को मानता है। बेंथम का राज्य कैसा है? सकारात्मक राज्य। कानून कैसे है? कानून कैसे है? अधिकार कैसे है? सॉरी, अधिकार कैसे है? अधिकार है कानूनी अधिकार। यहाँ पर एक अंतर कर ले, छोटा सा अंतर कर ले। यहाँ पर देखो एक अंतर करते हैं। यहाँ पर था लोक और यहाँ पर था बेंथम, थोड़ी देर पहले था। दोनों ही कैसे है? उदारवादी। लेकिन लोक कैसे राज्य को मानता है? लोक मानता है नकारात्मक राज्य को। तो बेंथम कैसे राज्य को मानता है? बेंथम सकारात्मक राज्य को। लोक कैसे अधिकार मानता है? प्राकृतिक अधिकार मानता है। बेंथम कैसे अधिकार मानता है? बेंथम कानूनी अधिकार मानता है। ये राज्य को कुछ भी करने से मना करता है, बल्कि ये राज्य का हर जगह समर्थन करता है। समझे क्या है? लोग कहता है कि राज्य नहीं होना चाहिए, नकारात्मक। अधिकार कहां से मिले आपको? लोग बोला मेरे को अधिकार प्रकृति ने दिए। बोला प्रकृति क्या होती है? मेरे को अधिकार ईश्वर ने दिए। बोले कैसे अधिकार? ये ईश्वरीय अधिकार है। तो बेंथम ने बड़ी आलोचना की, लोग की हंसी आ जाती है मेरे को। बेंथम बोला कि लोग ईश्वर ने तेरे को अधिकार दिए। बोला मेरे को ईश्वर ने अधिकार दिए। बोला कितने अधिकार दिए ईश्वर ने तेरे को? बोला 3 अधिकार दिए। बोला आज 3 अधिकार कह रहा है, कल को तू 30 अधिकार कह देगा। ये तो तेरे और तेरे ईश्वर के बीच की बात है, हमें क्या पता? क्या वहां पर कोई गवाह था उस समय? बोला कोई गवाह नहीं था। बोला फिर कैसे यकीन करे कि वो 3 ही अधिकार दिए थे, या 30 दिए थे, या 3000 दिए थे? आज आप 3 अधिकार कह रहे हो, कल को आप 10 अधिकार कह दोगे, आपका क्या है? कल को आपने 10 कह दिए, बोले 7 कहां से आए? अरे बोला मेरे को ईश्वर ने दिए थे, मैं बताना भूल गया था आपको, ईश्वर मेरे को 10 अधिकार दिए थे। इसमें तो कोई सीमा नहीं है ना। जब ईश्वर का नाम ले आते हो बीच में आस्था आ जाती है, अब किसी बात की कटाक्ष नहीं कर सकते। बेंथम कहता है प्राकृतिक अधिकार, ईश्वरीय अधिकार होते ही नहीं है। कौन से अधिकार होते हैं? अधिकार वे होते हैं जो अधिकार कानूनी हो। कानूनी अधिकार को क्या कहा जाता है? राज्य प्रदत्त अधिकार। राज्य आपको अधिकार देगा। आपको अधिकार कौन देगा? केवल राज्य देगा। राज्य के इतर अधिकार नहीं होते।
ईश्वर ने आपको अधिकार दिए, आपके अधिकार की वो होगी, सॉरी क्या कहते हैं, मतलब आपके अधिकार का रोंद दिया गया आपके अधिकारों को। आपकी देखिए रक्षा कौन करेगा? ईश्वर तो कर नहीं सकता। ये तो क्या होता है, अमूर्त होता है। अगर राज्य ने अधिकार दिए है तो इसकी रक्षा भी कौन करेगा? राज्य करेगा। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 संविधान का भाग 3, इनकी रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट, इनकी रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट। कितनी प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। राज्य ने आपको अधिकार दिए, रक्षा भी कौन कर रहा है? राज्य कर रहा है। सीधी बात। तो कैसा राज्य होगा यहाँ पर? सकारात्मक, क्योंकि यार राज्य को यहाँ पर मना नहीं किया जा रहा, राज्य को करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप लोगों को अधिकार दो, लोगों के अधिकारों की रक्षा करो। समर्थन किया जा रहा है, कानूनी अधिकार है, सकारात्मक राज्य है। राज्य कानूनी अधिकार का नाम और क्या है इसका? प्राकृतिक अधिकार, सॉरी राज्य प्रदत्त अधिकार, कि जो अधिकार आपको राज्य प्रदान कराता है। अगर राज्य ने अधिकार दिया आपको तो रक्षा भी कौन करेगा? आपकी राज्य। तो कुल मिलाकर एक बात समझ गए आप या नहीं समझे कि दोनों ही व्यक्ति कहां गए? दोनों ही व्यक्ति उदारवादी है, लेकिन दोनों में ही अंतर है। ये बात समझ में आती नहीं आती कि दोनों ही उदारवादी है लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। अब बात कर ले इसकी। हमारे प्रिय एक और दार्शनिक आता है यहाँ पर, मेरा प्रिय है में से एक है ये। क्यों? क्योंकि इन्होंने समझाने में बहुत मजा आता है, बहुत गहनता की बात कहता है ये। मूल स्थिति, ओरिजिन पोजीशन, कॉन्ट्रैक्टर, मतलब करेंगे बात इनकी। जॉन रॉल्स, बुक लिखी थी ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, बहुत अच्छा दार्शनिक है, अमेरिका में रहता है, अमेरिका में मृत्यु हो चुकी है अब तो जॉन रॉल्स की। देखो देखो, लोक लोक था, बेंथम था, रोल्स है। सीधी सी की बात करता हूं, सीधी सी की बात करता हूं। उदारवाद का आधार किसने बनाया? इसने उदारवाद का आधार इसने बनाया प्राकृतिक अधिकारों को। प्राकृतिक अधिकारों को इसने किसे बनाया? इसने बनाया, इसे बनाया कानूनी अधिकारों को। या फिर ये, या फिर आप ये कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो इसने बनाया उपयोगिता को। उपयोगिता को बनाया ना इसने बनाया, लिखेंगे कॉपी के अंदर, उचितता के रूप में न्याय। उचितता के रूप में न्याय, इसको उदारवाद का आधार बना दिया कि न्याय है उदारवाद का आधार, कोई उपयोगिता नहीं हो सकती यहां पर। अरे आप अपनी सुख, जब आपने उपयोगितावाद कह दिया तो बहुमत का तानाशाही होगी। बहुत से व्यक्ति अपनी सुख प्राप्ति के लिए किसी अन्य को साधन बना लेंगे, यहां पर तो किसी को गुलाम भी बना लेंगे, किसी को मार भी देंगे, किसी का शोषण भी करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन भी करेंगे। आप किस आधार पर उनको वो करोगे? रोकोगे? रोक ही नहीं सकते आप तो। लेकिन क्या होना चाहिए? उचितता के रूप में न्याय। रोल्स ने उदारवाद का आधार, यहां पर आधार अलग था, ये तो इसका पिता है। और इस बेंथम को कहा जाता है कि इसने उदारवाद में प्रथम संशोधन किया। बेंथम ने उदारवाद में प्रथम संशोधन किया और रोल्स को उचितता के रूप में न्याय, रोल्स ने द्वितीय संशोधन कर दिया। और इसको कहा जाता है कि इसने उदारवाद का आधार बदल दिया। ठीक है भाई, जॉन रॉल्स भी उदारवादी है, बेंथम भी उदारवादी है, जॉन लॉक भी उदारवादी है, लेकिन तीनों का उदारवाद अलग अलग है। समझ में ये बात नहीं आई? आगे बढ़ चलता हूं मैं बिना कोई समय व्यर्थ किए। अब मैं सीधी बात करूंगा उदारवाद के प्रकार के। उदारवाद के प्रकार मैंने को बताया कि जो लिबरलिज्म है वो लैटिन भाषा की लिबर शब्द से बना है, और लिबर शब्द का अर्थ होता है बंधनों से मुक्ति। बंधनों से मुक्ति कह रहे हो तो बंधनों से आजादी, आजादी कह रहे हो तो बंधनों का न होना। बंधन नहीं होगे तो ये कहते हैं नकारात्मक। तो सर्वप्रथम किस उदारवाद ने जन्म लिया? नकारात्मक उदारवाद ने। कैसा उदारवाद सर्वप्रथम आया? नकारात्मक उदारवाद। कैसा उदारवाद सर्वप्रथम आया? नकारात्मक उदारवाद। नकारात्मक उदारवाद में कुछ दार्शनिकों को बताता हूं मैं जो इसके थे, ये बात सुनेंगे, फिर एक एक करके सबको पढ़ेंगे, हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। जॉन लॉक तो इसके पिता ही था। हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन लॉक है, हर्बर्ट स्पेंसर है, जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल, थॉमस पेन, लॉर्ड एक्टन, डी टोकविले, मेडिसन, जेफरसन, हैमिल्टन। ये वो उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद। और कुछ अर्थशास्त्री भी है जो समर्थन करते हैं, जैसे एडम स्मिथ है,
डेविड रिकार्डो है और माल्थस है। एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो एवं माल्थस, ये 3 अर्थशास्त्री है और वो 10 एक दार्शनिक थे जो नकारात्मक उदारवाद का समर्थन करते थे। इसमें लिखेंगे ये व्यक्तिवाद की चरम रूप में प्रतिबद्धता है, ये व्यक्तिवाद को चरम रूप में ले जाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति का परिणाम, प्रत्येक चीज का परिणाम, प्रत्येक चीज का उद्देश्य क्या हो सकता है, केवल व्यक्ति ही होगा, केवल व्यक्ति ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। व्यक्ति। थॉमस पेन कहता है राज्य एक आवश्यक बुराई है, एक दुआई की तरह है कि राज्य होना भी चाहिए लेकिन राज्य गंदा भी है, एक आवश्यक बुराई है राज्य। अब आगे बढ़ूं मैं, इसे कुछ एक एक करके विशेषताएं बताने का प्रयास करता हूं, आपको एक एक करके कुछ विशेषताएं बताने का इसका प्रयास करता हूं। जैसे व्यक्ति की इच्छा की स्वायत्ता, व्यक्ति को कुछ भी सोचने कुछ भी करने की स्वायत्ता मिलेगी यहाँ पर। व्यक्ति की विवेकशीलता, और व्यक्ति की अच्छाई में विश्वास किया जाएगा कि व्यक्ति विवेकशील और व्यक्ति अच्छा है। व्यक्तिवाद का निरपेक्ष मूल्य है, सभी व्यक्तियों को आध्यात्मिक समानता यानी कि धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी यहाँ पर सभी को, कि सभी को धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। सीमित सरकार, सरकार कैसी होगी, सीमित होगी। सीमित मतलब क्या है, जब लोगों को अधिकार दे दिए जाते हैं तो वो अपने आप सरकार सीमित हो जाती है। तो लोगों ने सरकार को कैसे सीमित किया, प्राकृतिक अधिकार देकर सरकार सीमित करती। संवैधानिक शासन होगा, सरकार के नकारात्मक कार्य है, नकारात्मक बोले तो सरकार को बहुत से काम करने से रोक दिया जाएगा। यहाँ पर राज्य कैसा होगा, सीमित राज्य होगा, पुलिस राज्य होगा, नाइट वॉचमैन होगा, लॉ एंड ऑर्डर का काम करेगा, अन्य कोई भी काम नहीं करेगा। लेजिस फेयर होगा, रात्रि प्रहरी राज्य होगा, व्यक्ति साधन होगा, सॉरी व्यक्ति साध्य होगा और राज्य साधन होगा। राज्य क्यों है, वे तो सुख प्रदान करने के लिए, संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए, प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए। राज्य का आवश्यक बुराई है और सामाजिक डार्विनवाद का समर्थन करते हैं। तो आखिरी की 2 मिनट सामाजिक डार्विनवाद को समझाता हूं, कल भी छोड़ दिया था मैंने। सामाजिक डार्विनवाद से 3 व्यक्ति जुड़े हुए हैं। सामाजिक डार्विनवाद से मूल रूप से कितने व्यक्ति जुड़े हुए भाई, 3 व्यक्ति जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम तो इससे जुड़ा हुआ है डार्विन ही, चार्ल्स डार्विन। कौन जुड़ा हुआ इससे, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी दी थी योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्यतम की उत्तरजीविता। बोला कौन व्यक्ति जीवित रहेगा, जो व्यक्ति योग्य होगा वो व्यक्ति जीवित रहेगा। यानी कि जो व्यक्ति बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल लेगा, जो व्यक्ति बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद में परिवर्तन कर लेगा वो व्यक्ति जीवित रहेगा। डायनासोर क्यों मर गए, क्योंकि मौसम बदला, जलवायु परिवर्तन हुआ, डायनासोर खुद को बदल नहीं पाए तो डायनासोर मर गए। व्यक्ति क्यों जीवित रहा आज भी, क्योंकि व्यक्ति खुद को बदलता चला गया तो व्यक्ति जीवित है। आप देखेंगे कि बहुत से पक्षी, बहुत से पशु या बहुत सी चीज ऐसी है जो आपके बचपन में थी आज नहीं है, क्यों, उन्होंने बदलते समय के साथ खुद में परिवर्तन नहीं किया, वो मर गई। यानी कि जो व्यक्ति योग्य होगा केवल वही व्यक्ति जिएगा। ये चीज कहाँ की है, ये चीज है विज्ञान की, ये चीज विज्ञान की है। इसी विज्ञान की चीज को, इसी विज्ञान की चीज को अगर आप समाज में लागू कर दोगे तो उसे कहा जाता है सामाजिक डार्विनवाद। और इसको समाज में लागू किया हर्बर्ट स्पेंसर ने। विज्ञान की चीज को, साइंस की चीजों को कहां पर लागू कर दिया, आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में। बोला समाज में कौन जीवित रहेगा, जो योग्य होगा। ये कहेगा मोदी जी को, अरे भाई फ्री में राशन क्यों दे रहे हो, सस्ते अनाज के सरकारी डिपो क्यों खोल रखे हैं। कहेगा कि कुछ लोग गरीब है। बोला गरीब है, क्यों है गरीब, बोला अपने कारण गरीब है, वो लोग मेहनत नहीं करते। कोई भी व्यक्ति गरीब क्यों है, कोई व्यक्ति अमीर क्यों है, बोला कि अमीर इसलिए है कि वो मेहनत करता है, वो काम करता है। गरीब क्यों है, कहेगा ये व्यक्ति कामचोर है, ये काम नहीं करता, इसको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक डार्विनवाद, समाज में केवल वही व्यक्ति जीवित रहेगा जो योग्य होगा, वो ही सर्वाइव कर जाएगा, और जो योग्य नहीं है उसका मर जाना ही योग्य है, उसका मर जाना ही उचित है। जो व्यक्ति योग्य नहीं है उसको जीवित रहकर भी, उसे जीवित रखकर भी क्या करोगे, ये तो बैसाखी बनेगी उसके लिए। सस्ते अनाज के सरकारी डिपो, फ्री में खाना मिल गया, पेंशन मिल गई। तो सामाजिक डार्विनवाद कुल मिलाकर एक ही शब्द में इसके बारे में बोलूं तो सामाजिक डार्विनवाद किस चीज की मनाही करता है, ये कहता है कि कल्याणकारी गतिविधियां, ये कहता है
कि कल्याणकारी गतिविधियों को बंद कर दो एकदम से ही। कल्याणकारी गतिविधियां, या इसको एक काम और कहा जाता है अमेरिका में, सकारात्मक कार्यवाही। कल्याणकारी गतिविधियां या सकारात्मक कार्यवाही को बंद कर दो। जिस दिन आपने कल्याणकारी गतिविधियां बंद कर दी, सकारात्मक कार्रवाई बंद कर दी, व्यक्ति अपने आप जीवित है, अपने आप जीवेगा, जिएगा, मरेगा, मर जाएगा। इसको कहा जाता है सामाजिक डार्विनवाद। दो व्यक्तियों के नाम समझ लिए यहाँ पर। सर्वप्रथम किसने दिया था ये थ्योरी? चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है ये। थ्योरी किसकी है? चार्ल्स डार्विन की। समाज में किसने लागू किया इसको? हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर की बुक है द मैन वर्सेस द स्टेट। द मैन वर्सेस द स्टेट। और स्पेंसर का एक चेला था विलियम सुमनेर। ये व्यक्ति मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई। देखो समझो एक बार, पहले सर्वप्रथम आएगा चार्ल्स डार्विन। डार्विन का चेला कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। और इसका भी एक चेला था एक, किसका? हर्बर्ट स्पेंसर का, विलियम सुमनेर। विलियम सुमनेर कहता है, विलियम सुमनेर कहता है, विलियम सुमनेर कहता है, विलियम सुमनेर कहता है, अगर अगर शराबी, अगर अगर शराबी गटर में है, अगर शराबी गटर में है तो उसे वही होना चाहिए, तो उसे वही होना चाहिए। समझे बात? तो नहीं समझे? अगर शराबी गटर में है तो उसको वही होना चाहिए। अब एक बात बताओ, शराबी, किसी व्यक्ति ने शराब पी, बहुत अधिक शराब पी ली, वो गटर में गिर गया, तो राज्य क्या करे भाई इसके में? राज्य इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति शराब पिएगा, नशा होएगा, तो गटर में ही गिरेगा। राज्य हर रोज उसको गटर से नहीं निकाल सकता। अगर कोई शराबी गटर में है तो उसको गटर में ही होना चाहिए, उसे गटर में ही है तो वो वही सही है। विलियम सुमनेर ने ये बात कही थी। यानी कि राज्य कुछ भी नहीं करेगा और राजा कुछ भी करने का फर्ज भी नहीं बनता। ये आपने 3 व्यक्ति पढ़ लिए। आई बस में नहीं आई? अब मात्र 2 या 3 लाइन अपने कॉपी के अंदर लिखेंगे जो कि केवल की पॉइंट है। 4 की पॉइंट है इसके की पॉइंट केवल 4 है। प्राकृतिक अधिकार, जो मैंने आपको नकारात्मक उदाहरण कराया, इसे 4 की पॉइंट है। कौन से? प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार दिए जाएंगे। प्राकृतिक अधिकार को ही कई बार एग्जामिनर ईश्वरीय अधिकार लिख देता है, और इनका पिता जॉन लोक को कहा जाता है। कितने हैं? 3 है। जीवन का, संपत्ति का और स्वतंत्रता का अधिकार। इट्स ओके। और इसमें एक जेफरसन नाम का व्यक्ति है। जेफरसन कहता है प्राकृतिक अधिकार भी है, ईश्वरीय अधिकार भी है, 3 भी है, लेकिन 3 ये नहीं है। कौन कहता है ये बात? जेफरसन। जेफरसन कहता है 3 है अधिकार, लेकिन 3 ये नहीं है। जीवन का भी है, जीवन का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है। उसमें क्या है? एक सुख का अधिकार है। जीवन, स्वतंत्रता और सुख की साधना का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को नहीं मानना। क्वेश्चन यहां से बनते हैं, इसमें से कौन सा नकारात्मक उदारवादी है जो संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार नहीं मानता? कौन है भाई? जेफरसन। जेफरसन वो उदारवादी है, नकारात्मक उदारवादी वो है जो संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार नहीं मानता। इट्स क्लियर और नोट? प्राकृतिक अधिकार हो गए। नंबर 2, उपयोगितावाद। उपयोगितावाद भी तो है इसका आधार। क्यों? किसने दिया उपयोगितावाद को? बेंथम ने, जेरेमी बेंथम ने। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, जेरेमी बेंथम ने दिया। और उदारवाद कैसा था शुरुआत में? यह था आर्थिक उदारवाद। शुरुआत में कैसा उदार, किस क्षेत्र में उदारवाद आया? सर्वप्रथम आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है इसका? मतलब होता है बाजार व्यवस्था। क्या मतलब होता है? बाजार व्यवस्था। और क्या मतलब होता है? और मतलब होता है कि राज्य का हस्तक्षेप, कि राज्य बाजार में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य का हस्तक्षेप रहेगा बाजार के अंदर। बाजार किसके हिसाब से चलेगी? बाजार चलेगी मांग व पूर्ति के नियम के हिसाब से। राज्य रेट तय नहीं करेगा, राज्य कीमतें तय नहीं करेगा। तो इन सब के लिए एक शब्द बना हुआ है, उसको कहा जाता है लेजिस फेयर। कैसा राज्य रहेगा? लेजिस फेयर राज्य रहेगा। आर्थिक उदारवाद है ये। वो अर्थव्यवस्था कैसी होगी? अर्थव्यवस्था खुली होगी, अर्थव्यवस्था खुली होगी। स्वतंत्रता का अधिकार होगा। समझे बात को? नहीं समझे? 3 चीजें पढ़ ली। आर्थिक उदारवाद। चौथी चीज देखो, सामाजिक डार्विनवाद। अभी क्या थोड़ी देर पहले ही सामाजिक डार्विनवाद। केवल ये 4 की पॉइंट है। ये इनको कहते हैं चिड़िया की आंख। चिड़िया की आंख, ये 4 पॉइंट है। की पॉइंट ये है आपके। अगर आपको नकारात्मक उदारवाद समझना है तो 4 की पॉइंट आपके।
समझ गया नहीं समझ गए? ठीक है भाई, एक बार हमने इतना किया आज, लेकिन कंप्लीट आज भी नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं भाई, मैं कराने का प्रयास ही कर रहा हूं, लेकिन कोई नहीं, एक अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि आज हमने नकारात्मक उदारवाद कर लिया, एक अगली वीडियो में आपको उदारवाद कंप्लीट करा दूंगा। अब इसके 3 प्रारूप बचते हैं, सकारात्मक उदारवाद, इच्छा स्वेच्छातंत्रवाद और उदार समतावाद। 3 प्रारूप और बच गए उदारवाद के, धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे, कोई बात नहीं है। ये अध्ययन और अध्यापन का चरण तो चलता ही रहेगा। बात क्या होती है, मेन बात ये होती है कि आपको समझ में आया नहीं आया, आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, बस इसी काम के लिए कृष्णा कलाजी सदा वो आपके लिए तत्पर है, और ऐसे ही वीडियो लेकर मैं आपको बीच में आता रहूंगा। बस एक बार फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार।